हेलो फ्रेंड्स, नवोदयंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के विषय में। इससे पूर्व की क्लासों में हम पुर्तगाल, डच और अंग्रेज़ों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी के विषय में। तो बात की जाए डेनिश, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क की कंपनी थी। कहाँ की? डेनमार्क। ये कंपनी डेनमार्क की थी और डेनमार्क जुटलैंड द्वीप पर स्थित है। कहाँ? जुटलैंड द्वीप पर। डेनमार्क जुटलैंड द्वीप पर स्थित है। ये कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी और ये भारत में आई थी 1616 ईस्वी में। भारत में आई थी 1616 ईस्वी में। तो ये पुर्तगाल, डच और अंग्रेज़ों के बाद में आई। उस समय तक इन तीनों कंपनियों के यहाँ पे कारखाने स्थापित हो चुके थे और संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा थी। ये इतना संघर्ष नहीं कर पाए और यहाँ इतने सफल ना हुए और व्यापार में इन्हें कोई लाभ नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा थी। इन्होंने फिर भारत में 2 कोठियाँ स्थापित की। पहली कोठी स्थापित की थी 1620 में, जो तंजौर में स्थापित की। कहाँ? तंजौर में। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट कोठी थी, सेकंड इन्होंने सीरमपुर, ये बंगाल में है, यहाँ स्थापित की। सीरमपुर को श्रीरामपुर भी बोला जाता है। तो ये दोनों इनकी कोठियाँ रहीं, परंतु ये भारत में क्या है, सफल नहीं हुए। इन्हें व्यापार में सफलता नहीं मिली और लगभग 1645 तक इन्होंने अपनी सारी कोठियाँ, अपना व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिया। मतलब अपनी सारी कंपनियाँ, अपना सारा व्यापार अंग्रेज़ों को बेच दिया और 1645 ईस्वी तक इन्होंने भारत में व्यापार किया। इसके बाद व्यापार इनका यहाँ समाप्त हो गया। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कोई खास व्यापार नहीं रहा, ज़्यादा समय तक नहीं रहे और बहुत छोटे से समय तक इन्होंने यहाँ व्यापार किया। लगभग 20 साल, 20 से मान लीजिए 25-30 साल तक बस रहे हैं, कोई खास व्यापार नहीं कर पाए और ये असफल रहे। इसके बाद हम बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। दूसरी कंपनी जिसके बाद में आई उसका नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। तो देखिए हुआ क्या कि इससे पहले भारत में जो यूरोपीय देशों के अनुसार देखा जाए तो भारत में यूरोप से बहुत सारे देश या कंपनियां भारत में व्यापार करने आ चुकी थी, जैसे पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, ये सब भारत में व्यापार कर रहे थे और यहाँ सफल हो रहे थे। तो इन्हीं सबको देखते हुए फ्रांस के सम्राट, जिसका नाम था लुई 14, ये फ्रांस का बहुत सफल राजा रहा है जिसने फ्रांस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी का एक मंत्री था। किसका? सम्राट लुई का मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट बोलते थे इसे। इस कोलबर्ट ने राजा से सलाह मशवरा किया और कहा कि जैसे यूरोप की और सारी कंपनियां पूर्वी देशों में जाके व्यापार कर रही हैं, तो हम भी अपने यहाँ एक कंपनी की स्थापना करें और उसे भी पूर्वी देशों में व्यापार के लिए भेजें। तो कोलबर्ट के मशवरा से यहाँ फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। कंपनी दी एंड ओरिएंटल, इस कंपनी की स्थापना की गई और ये कंपनी की स्थापना की सरकार ने, मतलब राजा ने की। तो ये कहा जाए ये सरकारी कंपनी थी। क्या थी? सरकारी कंपनी थी। अभी तक जो भारत में कंपनियां आई वो प्राइवेट कंपनियां थी और ये एक सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। कब हुई? 1664 में।
वो कहा जाता है जो फ्रांसीसी थे वो भी भारत में कब आए थे, 1664 में ही आए थे। कब आए, 1664 ईस्वी में। इसी समय यहाँ कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी इसी समय क्या है, भारत में भी आए। लेकिन प्रारंभ में फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापार नहीं किया। इन्होंने प्रारंभ के 3 वर्ष तक, लगभग 3 वर्ष तक, या कहा जाए जो सबसे पहला इन्होंने अभियान किया, अपना प्रथम अभियान 3 वर्ष तक किया, जो किया मेडागास्कर। कहाँ, मेडागास्कर में। तो सबसे पहले इन्होंने अपना व्यापार स्थापित करने की कोशिश की मेडागास्कर में, परंतु यहाँ पर क्या है, ये असफल रहे। तो जो फ्रांसीसियों का पहला अभियान था, या इन्होंने जो पहला प्रयास किया, वो 3 वर्ष के लगभग मेडागास्कर में किया और यहाँ ये सफल नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने रुख किया भारत की ओर। आए तो 64 में भारत में भी थे, परंतु यहाँ इन्होंने व्यापार प्रारंभ नहीं किया, केवल घूमने फिरने आए होंगे, यहाँ का जायजा लेने आए होंगे। उसके बाद भारत में जब आए तो आए 1668 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। तो बात की जाए आगे 64 के बाद, तो भारत में सबसे पहले 1668 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था फ्रांसिस्को कैरो। फ्रांसिस्को कैरो, इसे फ्रैंको कैरो भी कहते हैं। क्या, फ्रैंको कैरो। तो फ्रांस से जो व्यक्ति सबसे पहले भारत में आया उसका नाम था फ्रैंको कैरो, और ये फ्रैंको कैरो आया 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में आया। इसके साथ में ये व्यक्ति और था जो ईरानी था, जिसका नाम था मरकाना। क्या नाम था, मरकाना। ये व्यक्ति इसके साथ में आया और ये कहाँ का था, ईरान का था। जब फ्रैंको कैरो भारत में आया तो उसने भारत में सबसे पहले 1668 ईस्वी में एक कोठी स्थापित की, और जो कोठी स्थापित की थी सूरत में। कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। तो फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली कोठी बनाई सूरत में। कहाँ बनाई, सूरत में, और जो बनाई 1668 ईस्वी में। ये फ्रांसीसियों की भारत में पहली कोठी थी। फ्रांसीसियों की भारत में पहली कोठी थी। अगर देखा जाए तो इससे पहले हम देखें तो क्या है, सूरत या गुजरात क्षेत्र में पुर्तगाली भी थे, डच भी थे और अंग्रेज भी थे। इस तरह पूरे भारत में इससे पहले डच, अंग्रेज और पुर्तगाली रहे हैं। तो इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ बना ली, 1668 में सूरत में। अब इन्होंने यहाँ से व्यापार करना शुरू किया, मगर इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही पुर्तगाली, डच और अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे थे। तो ये नई कंपनी थी, खास लाभ नहीं हुआ। तो इसके बाद इन्होंने प्लान बनाया और यहाँ से ये गया गोलकुंडा के शासक के पास। कहाँ, गोलकुंडा के शासक के पास, दक्षिण क्षेत्र में। और वहाँ के शासक से, गोलकुंडा के शासक से अनुमति ली और इसने पुनः दूसरी फैक्ट्री स्थापित की आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में। कहाँ, मसूलीपट्टनम। कहाँ, मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बनाई, जो बनाई 1669 ईस्वी में। कब बनाई, 1669 ईस्वी में। अब इनकी 2 फैक्ट्रियाँ हो गई, सूरत और मसूलीपट्टनम। मगर स्थिति फिर भी बनी रही, क्योंकि यहाँ भी पहले से डच, अंग्रेज पहले से बैठे थे और यहाँ भी थे। तो इन्हें दोनों जगह पे वही परेशानी आ रही थी। व्यापार में इन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसी दौरान फ्रांसीसियों का एक सेनापति था। कौन था, सेनापति, जिसका नाम था डी लाहे। सेनापति को या को सबसे मूर्ख व्यक्ति, काम अच्छा किया मगर इसकी गलती ने फ्रांसीसियों को और पीछे खदेड़ दिया। इस डी लाहे ने गोलकुंडा क्षेत्र में जगह थी सेंट थॉमे। क्या नाम था, सेंट थॉमे। इस सेंट थॉमे में इसने आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया। और सेंट थॉमे में अनुमति लिए बगैर, क्योंकि अभी ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई तो गोलकुंडा के शासक से क्या है, परमिशन ली थी। परंतु जब इन्होंने सेंट थॉमे में फैक्ट्री बनाई तो इन्होंने वहाँ पे आक्रमण किया, डचों को परास्त किया, जो वहाँ की सेना थी उसे परास्त किया और ज़बरदस्ती क्या है, अपनी एक कोठी बना ली। क्या कर लिया, कोठी बना ली। अब जब सेंट थॉमे में इनकी बन गई कोठी, वो भी परमिशन के बगैर, तो डचों ने क्या किया, डचों ने एक नया गेम खेल दिया। और क्या,
डच मिल गए जाके किसके साथ, गोलकुंडा के शासक के साथ। ये वही गोलकुंडा का शासक था जिसने पहले परमिशन दी थी मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाने के लिए, परंतु जब डचों गोलकुंडा के शासक से मिल गए, भाई इन्होंने कहा होगा कि आपकी परमिशन के बगैर इन्होंने क्या अभी सेंट थॉमे में फैक्ट्री बनाई है, हो सकता है यहाँ पे अधिकार भी कर लें। तो उस गोलकुंडा का शासक भी भड़क गया और डचों के साथ मिलकर उसने क्या है, फ्रांसीसियों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। किस पर, फ्रांसीसियों पर। और फ्रांसीसियों हमला हुआ और ये हार गए। डच और गोलकुंडा का शासक या नवाब जीत गया। इनके जीतने के बाद तो जो कोठी थी, ये जो कोठी इन्होंने बनाई सेंट थॉमे में, एक किसे दे दी गई, डचों को दे दी गई। गोलकुंडा का शासक अपने पास ही रखी, अपने सहयोगी डचों को दे दी। तो इस तरह से अब परेशानी बढ़ गई, मसूलीपट्टनम में भी दिक्कतें होनी शुरू हो गई, सूरत में भी व्यापार नहीं हो रहा था, सेंट थॉमे में जो फैक्ट्री बनाई, कोठी बनाई, वो भी छीन के डचों को दे दी गई। अब इसने क्या है और दिक्कतें खड़ी कर दी। अब यहाँ से ये क्या है, हार के भागे और ये सूचना पहुँची कहाँ, फ्रांस में। सूचना पहुँची फ्रांस। जब ये सूचना फ्रांस में पहुँची तो क्या हुआ, अब देखिए, वहाँ से जो यहाँ व्यक्ति मेन भेजा गया था, जो करता धरता था इनका, उसका नाम था कैरो। अब वहाँ से नया व्यक्ति भेजा गया जिसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन। तो देखिए, फ्रैंको कैरो, फ्रैंको मार्टिन, तो आप आगे सबको छोड़ो, आपको मेनली याद कर रखना है मार्टिन। मार्टिन से पहले व्यक्ति कौन आया, कैरो। अब ये मार्टिन आया, इस मार्टिन ने क्या कहा कि भाई जो भी हमने जिन्होंने गलती की, जैसे डीलाये है, उसने ज़बरदस्ती यहाँ पर आक्रमण किया, कोठी बनाई, तो उसे हमने यहाँ से भगा दिया है, उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया है, अब आप हमें दोबारा से अनुमति दे दीजिए। उसने दोबारा से अनुमति के लेने के लिए यहाँ आकर और जो शासक रहे उनसे अनुमति लेना प्रारंभ किया। और जब इसने अनुमति लेना प्रारंभ किया तो ये सबसे पहले मिला हैदराबाद। जगह कौन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में जगह है बालीकोंडा। जगह कौन सी है, बालीकोंडा। और ये आया था 1673 में और इसने मुलाकात की 1674 में। 1674 में मुलाकात की बालीकोंडा के नवाब से। बालीकोंडा के नवाब से मिला, उससे अनुमति ली और यहाँ पर एक व्यक्ति था जो यहाँ पे सूबेदार के पद पर था, शेर खां लोदी। क्या नाम था, शेर खां लोदी। अब ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। शेर खां लोदी जो हैदराबाद में जगह गोलकुंडा, वहाँ का एक सूबेदार था शेर खां लोदी। इसने शेर खां लोदी से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद इसने एक गांव प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, गांव। इसे एक गांव मिल गया। क्या मिल गया, एक गांव। और इस गांव को इसने भाई डेकोरेट किया। क्या किया, एक शहर की तरह बसाया। किसकी तरह, शहर की तरह बसाया। और ये शहर बाद में एक अच्छा शहर बन गया जो कलकत्ता, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों के मुकाबले काफ़ी बेहतर था। इस शहर को इसने बसाया और इस शहर को नाम दिया गया, चलिए मैं इधर बना देता हूँ, पांडिचेरी। क्या, पांडिचेरी। इस जगह को क्या नाम दिया गया, पांडिचेरी जगह नाम दिया गया। तो पांडिचेरी की स्थापना की किसने की, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस पुर्तगाली शासक ने, मतलब व्यक्ति ने पांडिचेरी की स्थापना की। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की, फ्रैंको मार्टिन ने। पांडिचेरी जहाँ बसाया गया वो गांव किसने दिया, तो शेर खां लोदी ने दिया। पांडिचेरी आज भी है। तो पांडिचेरी में और क्या काम हुआ, जब यहाँ आया तो उसने देखा कि जो पहले से अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, वो डच हैं, इनकी पहले से क्या है, यहाँ पे दुर्ग बने हुए हैं, फोर्ट बने हुए हैं। जैसे अंग्रेज़ों का फोर्ट था सेंट जॉर्ज जो मद्रास में था, फोर्ट विलियम अंग्रेज़ों ने बनाया बाद में, कहाँ, कलकत्ता में। तो और डचों का था गोंडरिया किला था बना हुआ। तो इसने पांडिचेरी में एक किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट लुई। फोर्ट लुई। तो ये किसका किला था, फोर्ट लुई जो किला बना वो बनाया गया पांडिचेरी में। और किसका किला था, ये फ्रांसीसियों का किला था। और डचों का किला था गोंडरिया में, पांडिचेरी में बन गया फ्रांसीसियों का। अब इन्होंने यहाँ किला बनाया, अब इन्होंने यहाँ भी अपना
व्यापार करना शुरू कर दिया। इसी समय जब इन्हें कोई जगह नहीं दे रहा था तो शेर खान लोधी से इन्हें परमिशन ली। इसी समय 1674 में ही, ये भी बात 1674 की है, यहाँ देखिए 1674 में ही शाइस्ता खां जो औरंगजेब का मामा था, बंगाल में था ये, औरंगजेब का मामा था, तो इसने बंगाल में भी इसे जगह दे दी। क्या दे दी? जगह। और जगह का नाम था चंद्रनगर। क्या नाम था? चंद्रनगर। चंद्रनगर जगह दे दी। कब दी? शाइस्ता खां ने। भाई यहाँ इन्होंने मांगी थी, इसने कहा चलो तुम्हें कोई जगह नहीं दे रहा तो मैं दे देता हूँ। तो शाइस्ता खां ने 1674 में चंद्रनगर किसे दे दिया? मार्टिन के लिए। किसे दिया? मार्टिन के लिए। फिलहाल इन्होंने वो जगह ले ली मगर वहाँ पे कोई काम नहीं किया। तो लेकिन बाद में इन्होंने वहाँ पर एक कोठी बनाई। क्या बनाई? कोठी बनाई और इसे अच्छे से डेकोरेट किया, इसे भी एक शहर की तरह बना दिया। और ये जो कोठी बनी लगभग 1690-92 में। 1690-92 में जो चंद्रनगर कोठी थी वो फ्रांसीसियों की एक प्रमुख कोठी बनी जो बंगाल में थी। ये इस बंगाल में जो जगह प्राप्त हुई चंद्रनगर, वो शाइस्ता खां द्वारा प्राप्त हुई 1674 में और कोठी बनी 1690-92 में। अब देखिए यहाँ ये काम चलता रहा। पांडिचेरी में इनका किला बना हुआ था, फोर्ट लुई। अब यहाँ क्या हुआ? जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी कि भाई अपना किला बनाया था, कहाँ? सेंट थॉमे में। दुश्मनी वहाँ से शुरू किसके साथ हुई? डचों के साथ। अब पांडिचेरी, कौन सी जगह? पांडिचेरी, जहाँ इनका किला है। इस किले पर आक्रमण किसने कर दिया भाई? डचों ने यहाँ आक्रमण कर दिया लगभग इनके किला बनने के 20 साल बाद, मतलब 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर आक्रमण किया और यहाँ पे क्या है? अपना कब्जा कर लिया, मतलब अपना नियंत्रण कर लिया। किस पे? पांडिचेरी पे। अब पांडिचेरी भी इनके हाथ से निकल गई, दुश्मनी तो बढ़ी रही थी। अब जब पांडिचेरी चली गई तो इन्होंने फिर अवनय विनय करना शुरू कर दिया कि भाई हमें ही व्यापार करने दो, मौका दिया जाए, जो गलती हो गई वो गलती दोबारा नहीं होगी और हमें हमारी जगह दे दी जाए, हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो इन्हें वो पांडिचेरी डचों ने फिर दोबारा दे दी। ये पांडिचेरी दोबारा फिर किसके पास पहुंच गई? फ्रांसीसियों के पास दोबारा फिर पहुंची। मगर पहुंची कैसे? उसे देखिए, यहाँ पर एक संधि हुई जिसे बोलते हैं रिजविक की संधि। क्या बोलते हैं? रिजविक की संधि। रिजविक की संधि के द्वारा ये फिर से फ्रांसीसियों को मिल गई। क्या हुआ? 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर आक्रमण किया, पांडिचेरी को फिर छीन लिया। किससे? फ्रांसीसियों से छीन लिया। फिर रिजविक की संधि हुई और रिजविक की संधि के द्वारा ये फिर से पांडिचेरी किसे मिल गई? फ्रांसीसियों को। और ये रिजविक की संधि हुई वो हुई 1698 में, लगभग 5 साल बाद इन्हें फिर से पांडिचेरी मिल गया। अब ये यहाँ समझ चुके थे कि भारत में अगर रहना है, व्यापार करना है तो हमें शांति रूप से रहना पड़ेगा, दबके रहने पड़ेगा। हम कहीं लड़ाई नहीं कर सकते, कहीं ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फिर इस तरह उन्हें क्या है? पांडिचेरी दोबारा से फ्रांसीसियों को मिल गया। अब फ्रांसीसियों को दोबारा से पांडिचेरी मिला तो इन्होंने अब शांत रूप से रहना शुरू कर दिया। कोई काम नहीं करते थे, लड़ाई दंगा नहीं करते थे। और बाकी हम पढ़े चुके हैं, जैसे अंग्रेज आए उन्होंने भी लड़ाई दंगा किया, पुर्तगालियों ने भी, डचों ने भी, परंतु फ्रांसीसियों ने ऐसा यहाँ कुछ नहीं किया, कोई खास नहीं हुआ। एक गलती हुई किससे? डी लाहे से, और उसी का भुगतान उन्हें काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ा। तो देखिए इसके बाद इन्होंने भारत में कुछ नहीं किया, परंतु अन्य काम किए। जैसे 1721 में मॉरिशस में अपनी फैक्ट्री बनाई। उसके बाद देखा जाए दूसरी फैक्ट्री ने बनाई 1725 में, जो माहे में बनाई। कहाँ? माहे में। उसके बाद 1739 में कराईकल में बनाई। तो इन्होंने बाकी जगह काम किया, जैसे माहे देखा जाए अब भी केरल क्षेत्र में है, यहीं पर है, और कराईकल इस तरफ है। तो माहे हो गया, कराईकल, जैसे कराईकल है, माहे, पांडिचेरी और एक जगह है यमन। जी
बॉर्डर पे है, मतलब तटीय क्षेत्रों में हैं, ये चारों आज भी पांडिचेरी के हिस्से हैं। तो इस तरह से भारत में व्यापारियों, फ्रांसीसियों कुछ व्यापार स्थापित हुआ, उन्होंने व्यापार किया और इस तरह से भारत ने अपनी अपनी कोठियाँ बनाई। लेकिन इससे पहले जो आ चुके थे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, इनसे इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस स्थिति में आकर जब इन्होंने, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से लड़ाई बंद कर दी, सब किसी लड़ते नहीं थे, अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई और वो भी कोठियाँ भारत ने बनाई, इसके साथ साथ भारत के बाहर भी इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जगह है ऑस्ट्रिया। कौन सी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या है? उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। उपनिवेश का भी वहाँ पे प्रभुत्व था। तो इसी कारण से यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे और यहाँ भी कर्नाटक को लेकर भारतीयों में मतभेद चल रहा था, भारतीय आपस में लड़े जा रहे थे। तो यहाँ भी इन दोनों के संघर्ष को और बढ़ावा मिला और इनके बीच में क्या युद्ध शुरू हो गए, जिन्हें हम 3 कर्नाटक युद्ध के रूप से जानते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें प्रथम युद्ध जो हुआ आपका, प्रथम युद्ध हुआ 1746 में प्रारंभ हुआ और 48 तक चला। 1746 से 1748 तक चला। अब यहाँ शांति नहीं हुई। 1748 में समाप्त हुआ पहला वाला और 1749 से दूसरा शुरू हो गया और दूसरा शुरू हुआ और ये चला 54 तक। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ युद्ध उनके शुरू हो गए, कर्नाटक युद्ध। तो पहला शुरू हुआ 1746 में 48 तक चला, दूसरा 49 में फिर शुरू हो गया और 54 तक चला। इसके बाद दूसरा समाप्त हुआ और दूसरा समाप्त होते ही तीसरा फिर से प्रारंभ हुआ और तीसरा प्रारंभ हो गया 1754 में समाप्त हुआ और 1756 में फिर से शुरू हो गया और ये चला 1763 ईस्वी तक। तो ये युद्ध जो थे, जिन्हें कर्नाटक युद्ध बोलते हैं, तो ये युद्ध भारत में भी चल रहे थे और यूरोप में भी चल रहे थे। यूरोप में उनका मुद्दा था उत्तराधिकार का, यहाँ पर ये वहाँ के युद्ध को नया रूप देकर जो भारतीयों में मतभेद चल रहा था कर्नाटक को लेकर, उसमें अपनी टांगें अड़ाना शुरू कर दी। तो किसी का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे तो किसी का अंग्रेज कर रहे थे और इसीलिए ये लोग आपस में लड़े जा रहे थे। ये इस चारों युद्ध में से प्रमुख जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ, दूसरा किसके द्वारा और तीसरा किसके द्वारा हुआ। तो इसे देखिए, इसमें आप एक चीज़ याद रख लीजिए, इसमें हम आसानी से याद कर सकते हैं ला पा पे, ला पा पे, ला पा पे के द्वारा ये तीनों युद्ध समाप्त हुए थे। प्रथम युद्ध की बात की जाए तो इसे बोलते हैं एक्स ला सापेल की संधि। एक्स ला सापेल, एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और इसके द्वारा जो मद्रास था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। दूसरे की बात की जाए तो पांडिचेरी, क्या चीज़? पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि भाई 48 में हुई एक्स ला सापेल की संधि और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरी संधि हुई पांडिचेरी की संधि 54 में हुई और इसके द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। और तीसरी तो ला पा और पे रह गया, तो उसे बोलते हैं पेरिस की संधि। क्या? पेरिस की संधि। और इस कर्नाटक युद्धों के बाद ये स्थिर हो गया कि भारत में जो अब शासन करेगा, व्यापार करेगा, वो करेंगे अंग्रेज। कौन करेंगे? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से कहा जाए तो जितने यूरोपीय देश थे उन्हें भारत में परास्त कर दिया था और अपने हाथों में सत्ता ले ली थी। तो इसके बाद ही एक कर्नाटक युद्ध के बाद निश्चित हो गया कि भारत में जो आगे शासन करेगा, जो अपना कारोबार संभालेगा, व्यापार संभालेगा, वो कौन होंगे? अंग्रेज। तो इसके बाद हम कर्नाटक युद्ध के विषय में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ आपको डिटेल में नहीं बताया, छोटा बता दिया, जिस तरह आप इसे बस ध्यान रख सकते हैं। कर्नाटक युद्ध के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके लिए बताऊंगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।